हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गोल्डन लॉ। सो आज हम बात करने जा रहे हैं डिवोर्स। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच लॉ वीडियोस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डिवोर्स की। अगर हम एंशियंट टाइम्स की बात करें तो एंशियंट टाइम में डिवोर्स का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता था। एंड जो शादी थी उसे अकॉर्डिंग टू मनुस्क्रिप्ट जन्मों जन्मों के लिए माना जाता था। एंड ये माना जाता था कि जो हस्बैंड एंड वाइफ हो वो कभी सेपरेट नहीं हो सकते हैं और उनकी जो मतलब जो ये शादी का रिश्ता है वो कभी टूट नहीं सकता है। देन डिवोर्स के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। डिवोर्स बेसिकली मीन्स द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज। अगर हम थ्योरीज ऑफ डिवोर्स की बात करें तो डिवोर्स बाय फॉल ग्राउंड थ्योरी, by mutual consent and irretrievable breakdown of marriage, इन सबसे डिवोर्स हो सकता है। आज हम बात करेंगे फॉल ग्राउंड थ्योरी की। फॉल ग्राउंड थ्योरी, इसे हम गिल्ट थ्योरी या फिर ऑफेंसेस थ्योरी भी कहते हैं। सो इसमें जो मैरिज है वो डिसॉल्व की जा सकती है अगर कोई भी पार्टी मैरिज की फॉल्ट इज एट फॉल्ट। ठीक है, अगर दोनों पार्टीज में कोई भी एक पार्टी इज एट फॉल्ट तो अदर पार्टी जो इनोसेंट पार्टी है वो कोर्ट को डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकती है एंड दैट पार्टी कैन सीक डिवोर्स। इसमें एक गिल्टी पार्टी का एंड एक इनोसेंट पार्टी का होना ज़रूरी है एंड इनोसेंट पार्टी ही डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकती है, गिल्टी पार्टी नहीं कर सकती। सो अंडर फॉल ग्राउंड थ्योरी कुछ मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस दिए गए हैं कि अगर कोई भी पर्सन उन ऑफेंसेस को कमिट करता है तो अदर पर्सन कैन सीक डिवोर्स फ्रॉम द कोर्ट। फॉल ग्राउंड थ्योरी के अंडर 9 फॉल ग्राउंड्स को बताया गया है जिसमें कि हस्बैंड या वाइफ कोई भी डिवोर्स ले सकता है एंड 4 फॉल ग्राउंड थ्योरीज को बताया गया है जिसमें ओनली वाइफ कैन सीक द डिवोर्स। तो अंडर सेक्शन 13 टोटल 13 फॉल ग्राउंड थ्योरीज दी गई हैं जिसमें से 9 इधर पार्टी के लिए है और 4 जो हैं वो सिर्फ वाइफ के लिए हैं। ओनली वाइफ कैन सीक डिवोर्स इन दैट ग्राउंड्स, ऑन दैट ग्राउंड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दीज ग्राउंड्स। सो हमारी फर्स्ट ग्राउंड है एडल्ट्री विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज 1। सो एडल्ट्री मीन्स कि जब भी कोई मैरिड पर्सन अपने स्पाउस के अलावा किसी और पर्सन के साथ, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और वो जो इंटरकोर्स है वो अपनी मर्जी से करता है तो वो पर्सन एडल्ट्री करता है। सो एडल्ट्री मीन्स कंसेंशुअल एंड वॉलंटरी इंटरकोर्स विद अनदर पर्सन। सो एडल्ट्री पहले अंडर सेक्शन 497 of IPC it was an offense, but in 2018 in the case of Joseph Shine versus Union of India adultery को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। ये डिसीजन जो था वो 5 बेंच सुप्रीम कोर्ट जज ने दिया था। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज A and B आर मैरिड विद ईच अदर एंड B यहाँ पे A की वाइफ है और B सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है C के साथ एंड इट्स वॉलंटरली एंड कंसेंशुअल, अपनी मर्जी के साथ वो करती है तो B इज कमिटिंग एडल्ट्री हियर। Then next we have cruelty which is given under section 13 subsection 1 clause 1 and subclause A. So cruelty means क्रूरता। सो जो क्रुएल्टी है ये फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है। फिजिकल मीन्स किसी को मारना पीटना एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सब फिजिकल में आ जाएगा। एंड मेंटल मीन्स कि अगर कोई भी ऐसा एक्ट है जो किसी पर्सन की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, तो जो उसकी मानसिक हेल्थ को अगर कोई अफेक्ट कर रहा है तो दैट्स मेंटल क्रुएल्टी। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं मेंटल क्रुएल्टी की which is given on the screen. Then third we have desertion. It's given under section 13 subsection 1 clause 1
सब क्लॉज पी। सो डिजर्शन मीन्स किसी पर्सन को परमानेंटली अबेंडन कर देना, उसे परमानेंटली छोड़ देना, एंड दैट टू विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी सफिशिएंट ग्राउंड के। अगर कोई पर्सन किसी अपने स्पाउस को छोड़ रहा है और वो भी उसके कंसेंट के बिना, तो दैट्स डिजर्शन। देन डिजर्शन को प्रूव करने की कुछ कंडीशंस हैं, लाइक इट्स फैक्टम ऑफ सेपरेशन। फैक्टम ऑफ सेपरेशन मीन्स कि दोनों पर्सन जो है वो सेपरेट होने चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए। देन नेक्स्ट एनिमस डिजरेंडी, सो इट मीन्स इंटेंशन टू डेजर्ट। अगर वो पर्सन अगर एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को डेजर्ट कर रहा है तो उसकी उसे डेजर्ट करने की इंटेंशन भी होनी चाहिए, एंड दैट डिजर्शन शुड बी विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। अगर कोई रीजनेबल कॉज है तो उसे डिजर्शन नहीं माना जाएगा। देन इट शुड बी विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी। अगर ए बी को डेजर्ट कर रहा है तो इट शुड बी विदाउट द कंसेंट ऑफ द बी। देन नेक्स्ट, देन स्टैट्यूटरी पीरियड होता है 2 साल का। अगर कोई पर्सन कोर्ट में पिटिशन प्रेजेंट कर रहा है फॉर द डिवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिजर्शन, तो उसे एटलीस्ट 2 ईयर्स की वेट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने बी को डेजर्ट किया है एंड बी वॉन्ट्स टू अप्रोच द कोर्ट फॉर डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिजर्शन, तो ही कैन ओनली फाइल द पिटिशन आफ्टर 2 ईयर्स। अगर ए बी को फॉर एग्जाम्पल आज डिजर्ट कर रहा है तो अगले 2 साल के बाद बी कैन फाइल पिटिशन इन द कोर्ट। सो इसमें एक और चीज़ है कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को डिजर्ट कर रहा है, अगर एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को डिजर्ट कर रहा है, तो इसका ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसे छोड़ के किसी और जगह पे जाए। इवन इन द सेम हाउस अगर उसकी इंटेंशन है दूसरे पर्सन को डिजर्ट करने की, तो इट डजेंट मैटर कि वो एक छत के नीचे रह रहे हैं या वो अलग अलग रह रहे हैं। ओनली विच थिंग मैटर्स इज द इंटेंशन। Then fourth we have conversion, which is given under section 13 subsection 1 clause 2. It means कि अगर कोई भी पर्सन अपने रिलीजन को कन्वर्ट कर लेता है एंड वो कुछ मुस्लिम या क्रिश्चियन बन जाता है, एंड दैट टू विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज स्पाउस, तो द अदर स्पाउस कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर डिवोर्स। इसे भी हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी बोथ आर हिंदूज, ठीक है। तो अगर अभी बी जो है वो अपने रिलीजन को कन्वर्ट कर लेता है इनटू मुस्लिम, तो हियर ए हैज़ द रेमेडी दैट ही कैन टेक डिवोर्स। वो डिवोर्स ले सकता है, वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन फॉर डिवोर्स। देन फिफ्थ वी हैव इंसैनिटी। इंसैनिटी मीन्स कि कोई भी पर्सन अनसाउंड माइंड का है, यहाँ से इस इंसैनिटी के अटैक्स आते हैं, तो अदर पर्सन कैन टेक द डिवोर्स। इसकी फर्दर 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट वन कि जो रिस्पोंडेंट है वो उसकी जो इंसैनिटी है, उसका जो पागलपन है वो इनक्योरेबल होना चाहिए, मतलब उसका कोई इलाज नहीं होना चाहिए। सेकेंडली कि अगर इलाज है भी तो उसकी जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है या उसका जो मेंटल डिसऑर्डर है वो इतना ज़्यादा है कि कोई भी पर्सन उसके साथ रहने के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। मतलब ही कैन बी डेंजरस और एनीथिंग लाइक दैट, कि जो पिटिशनर है वो रीजनेबली उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो रिस्पोंडेंट के साथ रह सके, तो ही कैन टेक डिवोर्स ऑन दिस ग्राउंड। देन सिक्स्थ वन वी हैव लेप्रोसी। इट्स गिवन अंडर section 13 subsection 1 clause 4. So leprosy is an infectious disease. ये एक infectious disease होता है, एक skin disease होता है, and ये contagious disease होती है, so it can transmit from one person to another. तो it's a valid ground for divorce. कोई भी person कोर्ट को अप्रोच कर सकता है इस ग्राउंड के ऊपर डिवोर्स लेने के लिए। Then 7 we have venereal disease. सो वेनरल डिसीज़ जो है वो दिया गया है अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 के अंडर। सो ये डिसीज़ भी कम्युनिकेबल फॉर्म में होता है एंड इट कैन आल्सो ट्रांसमिट टू वन पर्सन टू अनदर। सो कोई भी पर्सन इस ग्राउंड के ऊपर भी डिवोर्स ले सकता है।
Next, 8th we have renunciation. Renunciation is given under section 13 subsection 1 clause 6th. So renunciation का मतलब होता है संन्यास लेना. अगर कोई भी पर्सन, अगर कोई भी स्पाउस डिसाइड करता है कि वो संन्यास लेने जा रहा है, तो जो अदर स्पाउस है वो डाइवोर्स ले सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राउंड. बिकॉज इन द लॉ, इन द आइज ऑफ लॉ की नज़रों में जो पर्सन संन्यास ले लेता है उन्हें बेसिकली सिविली डेट माना जाता है. तो इस ग्राउंड पे भी जो अदर स्पाउस है वो डाइवोर्स ले सकता है. देन 9th we have presumption of death, which is given under section 13 subsection 1 clause 7. So इसमें अगर कोई भी पर्सन मिसिंग है, अगर किसी का भी कोई स्पाउस है वो मिसिंग है और फॉर द 7 years उसकी कोई भी खबर नहीं आती है कि ही इज़ डेड और ही इज़ अलाइव, और उसके बारे में कोई भी खबर, कुछ भी पता नहीं चलता है, तो आफ्टर द 7 years जो अदर स्पाउस है वो डाइवोर्स के लिए कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और वो इस बेसिस पे डाइवोर्स ले सकता है. फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, ठीक है. तो ए 7 years से मिसिंग है और उसकी कोई भी खबर नहीं आई है, कुछ भी पता नहीं चला है दैट ही इज़ अलाइव और ही इज़ डेड. तो बी जो है वो 7 साल के बाद कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और वो इस बेसिस पे उससे डाइवोर्स ले सकता है. तो ये थे हमारे 9 ग्राउंड्स जिसमें इधर हस्बैंड और वाइफ कैन टेक डाइवोर्स. अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट 4 ग्राउंड की. दीज आर द स्पेशल ग्राउंड जिसमें सिर्फ वाइफ ही डाइवोर्स ले सकती है हस्बैंड से. सो ये दिए गए हैं अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2. सो दीज आर द एडिशनल ग्राउंड्स. फर्स्ट वन इज प्री एक्ट पोलीगैमस मैरिज विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1. सो इसमें क्या है कि कोई भी पर्सन दैट इज़ हस्बैंड, अगर उसकी इस एक्ट के कमेंस होने से पहले ही कोई मैरिज हो चुकी है, जैसे उसने डाइवोर्स नहीं लिया था, एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट उसने उसके बाद कोई दूसरी शादी की है, तो वाइफ कैन टेक डाइवोर्स ऑन दिस ग्राउंड. फॉर एग्जाम्पल ए ने इस एक्ट के कमेंस होने से पहले बी के साथ शादी की थी, दैट इज़ बिफोर 1955, और इस एक्ट के आने के बाद भी उसने सी के साथ शादी कर ली. तो हियर इधर बी और सी कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर डाइवोर्स. कोई भी पर्सन है अगर उसने मतलब इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले किसी से शादी की थी और कमेंसमेंट के बाद भी अगर वो किसी और से शादी कर रहा है, तो इधर वाइफ कैन टेक डाइवोर्स ऑन दिस ग्राउंड. Then second we have rape, sodomy and bestiality which is given under section 13 subsection 2 clause 2. So अगर किसी भी वाइफ का हस्बैंड वो शादी होने के बाद सिंस द सोलमनाइजेशन ऑफ द मैरिज अगर कोई भी पर्सन जो है वो गिल्टी है ऑफ रेप, ऑफ सोडोमी या फिर ऑफ बेस्टियलिटी, तो वाइफ इस ग्राउंड पे भी कोर्ट को अप्रोच कर सकती है और वो डिवोर्स ले सकती है. देन थर्ड वी हैव नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन आफ्टर डिक्री order of maintenance. So it is given under section 13 subsection 2 clause 3. तो इसमें है कि अगर वाइफ ने मेंटेनेंस का ऑर्डर ऑब्टेन किया है, मेंटेनेंस की डिग्री ऑब्टेन की है अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC या फिर अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, और उन दोनों के बीच में कोहैबिटेशन, उन्होंने एक साथ रहना स्टार्ट नहीं किया है, मेंटेनेंस की डिग्री मिलने के 1 साल तक, तो वाइफ इस राउंड के अंदर भी डाइवोर्स ले सकती है हस्बैंड से. नाउ फॉर एग्जांपल ए एंड बी. सो बी यहाँ पे वाइफ है ए की, बी ने डिग्री ऑब्टेन की ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC एंड अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, और डिग्री मिलने के 1 साल तक ए एंड बी में कोहैबिटेशन स्टार्ट नहीं हुई, उन दोनों ने एक साथ रहना स्टार्ट नहीं किया, तो 1 साल के बाद बी कोर्ट को अप्रोच कर सकती है फॉर डाइवोर्स विद ए. सो फोर्थ वन वी हैव रेपुटेशन ऑफ मैरिज विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4. सो इसमें है कि किसी भी लड़की की शादी हुई थी जब वो 15 साल की नहीं थी, मतलब 15 साल की उम्र होने से पहले उसकी शादी हुई थी, तो जब वो 15 साल की उम्र की हो जाएगी, व्हेन शी अटेन द एज ऑफ द 15 years,
तो 15 से लेकर 18 साल तक की उम्र में वो शादी को ख़त्म कर सकती है, रेपिडिएट कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए की शादी हुई थी एंड शी वॉज अबाउट 13 ईयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। वो 13 साल की थी जब उसकी शादी हुई थी। तो जब 15 की हो जाएगी, सो 15 से लेकर 18 साल तक की उम्र तक वो उस शादी को ख़त्म कर सकती है, रेपिडिएट कर सकती है। वो रेपिटेशन इम्प्लाइडली भी हो सकती है और एक्सप्रेसली भी हो सकती है। सो गाइज, दिस वॉज आवर कंसेप्ट ऑफ डाइवोर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक आवर वीडियो, शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू गाइज।